तो राहुल गांधी हाइड्रोजन बम कब फोड़ेंगे? बिहार में हाल ही में राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही, लेकिन सवाल ये कि इस हाइड्रोजन बम में आखिर है क्या और नेता प्रतिपक्ष इसे कब फोड़ने वाले हैं? इस पर बयानबाजी बहुत हो रही है, लेकिन क्या इसकी हकीकत है? देखिए रिपोर्ट में। अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम की बात की थी, क्या वो फूटने वाला है? क्या कांग्रेस ने सियासी हाइड्रोजन बम फोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है? क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बिहार चुनाव से पहले सियासत में हड़कंप मिला देगा? इन सवालों के जवाब में कांग्रेस खुद क्या कह रही है, पहले आप वो सुनिए। जल्दी में हो आप, इतनी जल्दी तो मोदी में को भी नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। इस इंतजार का भी बड़ा अलग मजा होता है, थोड़ा हमें भी मजे लेने दीजिए। सियासत में टाइमिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है और कांग्रेस प्रवक्ता इसी वजह से इंतजार की बात कह रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने जो पड़ताल की, उसमें आपको हाइड्रोजन बम के फॉर्मूले का अंदाजा तो हो ही जाएगा। चुनाव आयोग की साख पर सवाल तो राहुल गांधी पहले भी उठाते रहे हैं, लेकिन महादेवपुरा में कथित वोट चोरी का एटम बम फोड़ने के बाद वो सीधे बिहार की धरती पहुंच गए, जहां उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की। और इस यात्रा में मिले जन समर्थन से उत्साहित राहुल गांधी ने अब वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर दिया है। कयास तो बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी की टीम देश में ऐसी सीटों की पहचान कर रही है जहां उसे लगता है कि वो हारी नहीं बल्कि हराया गया है। देश में 48 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस की नजर है। इसमें पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी भी शामिल है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कह चुके हैं कि वाराणसी की सीट चोरी का खुलासा भी राहुल गांधी के एजेंडे में है। तो क्या यही है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम? इसकी कड़ी हरियाणा तक भी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की टीम हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसी सीटों पर माथापच्ची कर रही है जहां मामूली अंतर से कांग्रेस हारी थी। यानी राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम हरियाणा की जमीन से भी गिर सकता है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में एक बड़ी रैली का प्लान भी बनाया जा रहा है जहां राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने पिछला एटम बम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोड़ा था, अब वो सीधे जनता के सामने ये खुलासे करने वाले हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का दांव चलने के बाद राहुल गांधी जहां फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, वहीं बीजेपी राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को फुस बता रही है। बाइक बहादुरी और फिर अब बम की बकैती। बाइक बहादुरी और बम की बकैती करने वाले ये बकवास बहादुर लोग, अगर उनको ये लगता है कि इस तरह की बकैती करके, इस तरह की बकवास और बेहुदगी करके उनको कोई बहुत बड़ा अपना कमाल और धमाल कर रहे हैं, तो खुद अपना बंटाधार कर रहे हैं। सियासी जंग में बयानों के बम तो गिरते ही रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले दावे पर सियासी दंगल ने नया रूप ले लिया है और बिहार चुनाव को इसने बेहद दिलचस्प बना दिया है। उधर पंजाब में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। पूरा का पूरा गांव पानी में डूब चुका है। कई जगहों पर तो घरों के छतों तक पानी पहुंच गया है। एनडीआरएफ और पंजाब सरकार की टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। कावावाली ब्रिज और आसपास के गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की बठिंडा यूनिट के इंस्पेक्टर रेख सिंह मीणा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। तस्वीरें बेहद डरावनी है, लेकिन राहत की बात यह है कि लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश तेजी से की जा रही है। और ये देखिए, 23 जिलों के 1000 से ज्यादा जो गांव प्रभावित हुए हैं, 3 लाख से ज्यादा की आबादी है वो इससे प्रभावित हुई है। पंजाब में बाढ़ की वजह से अब तक 43 मौतें भी हो चुकी हैं। तो ये 2 तस्वीरें एक ही शॉट की हैं और इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए कि कैसे जो है वो पूरा का पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। हालांकि प्रशासन राहत और बचाव का काम लगातार कर रहा है।
तो पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में है और राज्य के 23 जिलों के 1902 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जबकि 15 जिलों की 3,84,000 की जो आबादी है वो इससे प्रभावित हुई है। अब तक 43 लोगों की मौत पंजाब में बाढ़ की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से हो चुकी है और 3 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 196 राहत कैंप चल रहे हैं, जहां पर 6,755 लोग ठहरे हुए हैं। वहीं 1,71,000 हेक्टेयर फसलों को भारी नुकसान पंजाब में पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के साथ साथ वायुसेना की टीमें भी लगातार जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों से आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पंजाब में जो पानी से भारी तबाही हुई है। तो वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों लोग आसमानी आफत से परेशान हैं। शिप्रा नदी उफान पर आ गई है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर और घाट पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। महाकाल की नगरी में बाढ़, उफान पर शिप्रा, पानी में डूबे घाट। सड़क पर सैलाब, हर तरफ हाहाकार। ये गई। मध्य प्रदेश में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में तो बाढ़ के से हालात हैं। शिप्रा जी उफान पर हैं और कई इलाके जलमग्न। ये 4 तस्वीरें देखिए। पहली, निचले इलाके में पानी भरे हुए की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं निचले इलाकों में पानी भर गया है। इस दौरान दाऊद खेड़ी में पानी भरने से शिक्षक फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। दूसरी तस्वीर में शिप्रा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से मंदिर डूबे हुए हैं। तो तीसरी तस्वीर में देखिए कि कैसे शिप्रा जी उफान पर हैं और राम घाट, दत्त अखाड़ा घाट समेत कई घाट डूब गए। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। चौथी तस्वीर भी डरा देने वाली है। घरों में पानी भर गया है। बहादुरगंज, एटलस चौराहा, केडी गेट, नीलगंगा और दशहरा मैदान जैसे निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। बारिश के बीच उज्जैन में शिप्रा जी उफान पर हैं। नदी का पानी घाट के ऊपर आ गया है और घाट पर बने मंदिर और दुकानें डूब गई हैं। सुरक्षा को लेकर तैराक दल और एसडीआरएफ के जवानों को लगाया गया है। वहीं श्रद्धालुओं को घाट पर जाने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं इस बार जो है शिप्रा का जल स्तर काफी बढ़ चुका है और जो बड़नगर, ये रोड जो दिख रहा है आपको, ये बड़नगर को जोड़ने वाला रोड है, लेकिन अभी फिलहाल पुल पर पानी होने के कारण ये रोड बंद हो चुका है। इसी के साथ आसपास जो आप देख सकते हैं ये दुकानें हैं, छोटी छोटी धर्मशाला हैं, ये भी जलमग्न होने लगी हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो जल स्तर बढ़ रहा है तो जो दुकानें हैं वो डूबने लगी हैं। इसी के साथ मंदिर के जो घाट के मंदिर है घाट पर, वो भी जलमग्न होने लगे हैं। इसी के साथ यहाँ पर प्रशासन ने जो एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान और पुलिस के जवान यहाँ तैनात कर रखे हैं, ताकि कोई लोग भी जो है पानी में जाए नहीं, ताकि कोई घटनाक्रम ना हो। इसी के साथ जो निचली बस्ती में रहते हैं, यदि ऐसे ही जल स्तर लगातार बढ़ता रहा तो उन लोगों को यहाँ से हटाने का काम किया जाएगा और इसके बाद उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। उज्जैन में बारिश के बाद इंदौर इनर रिंग रोड पर पानी भर गया। आरटीओ के पास बना विनायक विहार कॉलोनी में जल जमाव हो गया। कॉलोनी में पानी भरने के बाद नाव चलाई गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बारिश के बीच लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। तस्वीर उज्जैन की है, जहां एक कार ड्राइवर नशे की हालत में जलमग्न पुलिया को पार करने की कोशिश करता दिखाई दिया। इस दौरान कार पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कार ड्राइवर की जान बचा ली। महाकाल की नगरी में इन दिनों आसमानी आफत के चलते लोग परेशान हैं। नदी नाले उफान पर हैं और लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा हुआ है। अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन।
तो वहीं महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण देने के फैसले पर एक और संग्राम छिड़ गया। मराठाओं की मांग माने जाने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग नाराज हो गए हैं। मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार के जीआर के खिलाफ ओबीसी समाज अब आक्रामक हो गया है। महाराष्ट्र में जगह जगह मराठा आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं खुद देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने अपनी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर सियासत तेज। आरक्षण पर मराठा और ओबीसी आए आमने सामने। सरकार के जीआर के खिलाफ ओबीसी समाज आक्रामक। मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे मराठा एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल की मांग को स्वीकार करके महाराष्ट्र की सरकार ने आंदोलन को तो खत्म कर दिया, लेकिन अब महाराष्ट्र में एक नई लड़ाई छिड़ गई है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल की 8 में से 6 मांगों को मान लिया। इसमें मांग ये थी कि मराठा को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलना चाहिए और जो नियम ओबीसी में आते हैं वही नियम मराठाओं को मिलना चाहिए। इस मांग के पूरा होते ही महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय की नाराजगी बढ़ गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छगन भुजबल का कहना है कि वो इस जीआर के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना आवश्यक है तो उसके लिए कागजात जमा करना होगा, तैयारी करना होगा और उसके लिए भी 2-4 दिन तो लग सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, उनको मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे की मांग को मानते हुए फडणवीस सरकार ने हैदराबाद गजट जारी कर मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का दर्जा देकर बड़ा दाव चला। कुणबी जाति पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल है। ऐसे में मराठा समाज मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। सरकार के इस फैसले के चलते ओबीसी समुदाय बीजेपी से नाराज हो गया। खुद सरकार में मंत्री छगन भुजबल नाराज हो गए, जिसके बाद ओबीसी समाज की नाराजगी को देखते हुए फडणवीस सरकार अब डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। हमने जिनके पास वैलिड एविडेंस है उन्हीं को ओबीसी में आने का हम लोगों ने एक जरिया तैयार किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने हमारे जीआर को पूरा इंटरप्रेट करने के बाद ये कहा है कि इससे ओबीसी के ऊपर कोई असर होता नहीं है। उन्होंने इसके ऊपर अपनी भूमिका स्पष्ट की है। भुजबल साहब से भी मेरी चर्चा हुई है, मैंने उनको भी यह समझाया है और मुझे और चलिए